नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 29 नवंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विथ योर ड्रीम्स और वेक अप एंड चेज देम। बिल्कुल सही बात है। पहला है, या तो आप अपना जो सपना है उसको साथ सोते रहिए या फिर उठिए और उसके प्रति उसको पीछा करिए और उसको मतलब प्राप्त करने का कोशिश कीजिए। तो दो चॉइसेस है, आप ही को डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्सिले स्पेन में अंडालूसिया कोस्टा डेल सोल ओपन में लेडीज यूनियन टूर सीजन एंडिंग इवेंट्स किसने जीता? तो ये देखिए, हु हैज़ वॉन द लेडीज यूरोपियन टूर सीजन एंडिंग इवेंट एट अंडालूसिया कोस्टा डेल सोल ओपन इन मार्सिली स्पेन, है ना। तो ये जीती है अदिति अशोक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अदिति अशोक। ये भारत की है। अदिति अशोक स्पेन में ये जो टूर्नामेंट है ये जीत गई है ओपन, ठीक है। यूरोपियन टूर सीजन एंडिंग इवेंट जो है वो जीत गई है। ये 26 नवंबर को ऐसा ये जीत दर्ज की है, और किसको हरा के? तो डच महिला एनी वैन डैम को हराकर, ठीक है। अदिति अशोक 2023 सीजन का अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर टूर्नामेंट जीती है, ठीक है। अदिति ने फरवरी में मैजिकल केनिया लेडीज ओपन को 9 शॉट से जीतकर एलईटी पर अपने सीजन की शानदार शुरुआत की थी। यह बेंगलुरु के गोल्फ के लिए सबसे बड़ी जीत है, यह भी याद कर लीजिएगा, जिन्होंने इवेंट में $97,500 की पुरस्कार राशि जीती है। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अदिति अशोक इसका सही आंसर है, ठीक है। ये है अदिति अशोक, ये जीती है अभी स्पेन में ये जो हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में हेमफेस्ट इंडिया 2023 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री देवू सिंह चौहान ने निम्नलिखित में से किस शहर में किया? तो देखिए, केंद्रीय मंत्री देवू सिंह चौहान के द्वारा हेमफेस्ट इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया है, और ये कौन सा शहर में किया गया है? तो ये किया गया है अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद शहर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अहमदाबाद, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हेमफेस्ट इंडिया का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री देव सिंह चौहान के द्वारा अहमदाबाद गुजरात में किया गया। यह 2 दिवसीय सम्मेलन है जो कि 25 नवंबर को शुरू हुआ, ठीक है। हेमफेस्ट इंडिया 2023 का लक्ष्य है नेटवर्किंग, ज्ञान साझा करने में और क्षेत्र में उन्नति के लिए दुनिया भर के शौकीय रेडियो उत्साह लोगों को एकजुट करना। हेमफेस्ट इंडिया 2023 में 1000 से अधिक एमेच्योर रेडियो ने भाग लिया। सभी संचार विफल होने के पर हेम्स का उपयोग किया जाता है, ये इसका है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हेमफेस्ट इंडिया 2023 नवीनतम नवाचारों, संचार प्रौद्योगिकियों और तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन करने वाले एमेच्योर रेडियो ऑपरेटरों के लिए विविध समुदायों को एक साथ लाता है, ठीक है। हेमफेस्ट इंडिया कार्यक्रम में भारत में शौकीय रेडियो के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए गुजरात की बात करें तो राजधानी गांधीनगर है। 1 मई 1960 का इसका गठन हुआ था। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। कांडला बंदरगाह और मुंद्रा बंदरगाह यहीं पे है, और अभी हाल ही में मुंद्रा जो बंदरगाह है वो मैनेजमेंट के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सुर्खियों में रहा था, ठीक है। पावर प्लांट की बात करें तो मुंद्रा पावर प्लांट, मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, ठीक है, ये सब गुजरात में ही स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है? तो वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सब गुजरात में स्थित है, ठीक है। जैसे उकाई परियोजना, उकाई जो डैम है ये किस नदी पर है? तो ये ताप्ती नदी पर है। धरोई जो डैम है ये साबरमती नदी पर है। कांडना ये साबरमती माही नदी पर है, और डांटीवाड़ा जो डैम है ये वेस्ट बानस नदी पर है। और यहीं पे देखिए, यहाँ पे यूनिटी ऑफ स्टैचू भी गुजरात में है, जो कि साधुवेट द्वीप पर बना है और नर्मदा नदी के किनारे बना है। ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, राम सुतार जो है वो जो राम सुतार है उसके वस्तुकार है यूनिटी ऑफ
स्टैचू ऑफ यूनिटी के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा है, यहाँ पे देखिए झनोर गांधार थर्मल पावर स्टेशन, ये भी गुजरात में है। कपास थर्मल पावर स्टेशन, सिक्का थर्मल पावर स्टेशन, उकाई थर्मल पावर स्टेशन और बानकुवेरी थर्मल पावर स्टेशन, ये सब गुजरात में है। कीर्ति मंदिर ये गुजरात के पोरबंदर में स्थित है। गुजरात की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम गिरनार है, ये भी याद कर लीजिएगा। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का पहला विश्व विरासत शहर ये भी अहमदाबाद को कहा जाता है। बटर सिटी ये गुजरात के बारडोली को कहा जाता है। बरगद नगर ये भी बड़ोदरा को कहा जाता है। भारत का सांस्कृतिक शहर ये भी बड़ोदरा को कहा जाता है। सयाजी नगरी ये भी वडोदरा को कहा जाता है। और गरबा की विश्व राजधानी ये भी वडोदरा को कहा जाता है। अब गुजरात में कुछ यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया है, तो वो कौन कौन सा है? तो चंपानेर पावागढ़ जो पुरातत्व पार्क है उसे यूनेस्को में 2004 में शामिल किया गया था। रानी का वाव ये 2014 में शामिल किया गया है, जो कि गुजरात का ही है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। उसके बाद अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर ये जो है ये 2017 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो इतना गुजरात से स्टैटिक जीके के साथ आप आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए इनॉग्रेशन ऑफ हेम्पेस्ट इंडिया 2023 बाय दिव्यसेन चौहान, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर द कम्युनिकेशन, और ये 25 नवंबर 2023 को साइंस सिटी अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिस्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ठीक है। देखिए हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिस्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया है, ठीक है। और ये जो है लॉ और इस्पात के क्षेत्र में मेट्रोलॉजिस्ट की उत्कृष्टता योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसे इस बार 5 श्रेणी में दिया गया है, यानी कि 5 कैटेगरी में दिया गया है, जो कि पहला सूची है, पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये किसको मिला है? डॉक्टर कामाची मुदाली उठांडी को। उसके बाद राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिस्ट पुरस्कार जो ये दूसरा कैटेगरी है वो है, इनको मिला है डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। उसके बाद डॉक्टर रामेश्वर शाह को लौह एवं इस्पात के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए दिया गया है। डॉक्टर निलोई कुंडू को युवा मेट्रोलॉजिस्ट ये इन्वायरमेंट के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अग्लिलन मुथुमनिकनम, इनको मिला है पुरस्कार यंग मेट्रोलॉजिस्ट, यानी कि धातु विज्ञान साइंस मेटल साइंस के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा। और अभी हम लोग नेक्स्ट जो पहले इससे पहले सेशन हुआ था उसमें पढ़े थे कि 54वें जो आईफी हुआ था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में हुआ था, पणजी गोवा में आयोजित, उसमें 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में ऑन द मूवी को सर्वश्रेष्ठ मूवी का पुरस्कार मिला है। ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। गोवा में इसका आयोजन हुआ था, गोवा में, ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील प्रेजेंट नेशनल मेट्रोलॉजिस्ट अवार्ड 2022, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। और कुछ हम लोग नेशनल अवार्ड्स का भी बात करें। बेस्ट फीचर फिल्म ये है रॉकेटरी। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड निखिल महाजन गोदावरी मूवी के लिए। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट ये RRR का मिला है, ठीक है। नरगिस दत्त अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन ये द कश्मीर फाइल को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को मिला है पुष्पा मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ के लिए मिला है, और कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में पंकज त्रिपाठी को मिला है मिमी मूवी के लिए ही। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में पल्लवी जोशी को मिला है कश्मीर फाइल के लिए। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड जो है ये भाविन राबारी को मिला है छेलो शो के लिए। ये छेलो शो जो है ये गुजराती मूवी है, ठीक है। उसके बाद बेस्ट स्क्रीन प्ले ओरिजिनल अवार्ड जो है ये शाही कबीर नायटू के लिए मिला है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर सॉन्ग में ये देवी प्रसाद को मिला है, श्री देवी प्रसाद को मिला है पुष्पा मूवी के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए MM किरावानी को मिला है RRR मूवी के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर ये मिला है काला भैरव को, काला भैरव ये RRR मूवी के लिए।
ठीक है। बेस्ट फीमेल सिंगर प्लेबैक सिंगर किनको मिला है, तो श्रेया घोषाल को मिला है, इराविन निजाल को मिला है। ठीक है। उसके बाद बेस्ट हिंदी फिल्म ये सरदार उधम सिंह बना है। उसके बाद बेस्ट गुजराती मूवी ये द सेलो शो, और इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ डायरेक्टर ये मेदापेयन विष्णु मोहन को मिला है। ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन जरूर भी एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है ना। हाल ही में 9वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोल रेक्स 9 निम्नलिखित में से किस सेना के द्वारा आयोजित की गई है। तो देखिए नेटपोल रेक्स 9 जो है ये भारतीय कोस्ट गार्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये 9वीं एडिशन है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है, यानी कि एक्सरसाइज है। ठीक है, देखिए 9th नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेटपोल रेक्स 9 इज ए कंडक्टेड बाय क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब ये जो भारतीय तट रक्षक बल है ये 25 नवंबर 2023 को बाडीनर गुजरात में ये यहाँ पे एक्सरसाइज किया है प्रदूषण को खिलाफ। ठीक है, केंद्र और तटीय राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, बंदरगाहों, तेल प्रबंधन एजेंसियों और अन्य हितधारकों ने अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है समुद्री तेल रिसाव की घटनाओं के खिलाफ विभिन्न संसाधनों एजेंसियों के बीच तैयारियों और समन्वय को स्तर को प्रशिक्षण करना। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षण करना, इसका एग्जामिन करना। ठीक है, चलिए गुजरात के बारे में अभी हम लोग स्टैटिक फैक्ट्स डिस्कस कर ही लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भारतीय तटरक्षक बल जल में तेल रिसाव पर किसी भी प्रतिक्रिया के लिए केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण है। 7 मार्च 1986 को भारतीय तटरक्षक बल को भारत के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी मिली थी। ये भी इम्पोर्टेंट है ना, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कई बार ऐसा होता है कि समुद्र में आप लोग तेल रिसाव का घटना सुनते आते हैं। अक्सर हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि वहाँ का समुद्र में तेल रिसाव हो गया जब जहाज़ से चल रहा था। तो उस केस में क्या होता है कि मछली जल प्रदूषित हो जाता है और मछली वहाँ पे मरने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है ना। चलिए, और कोरल ड्रो, कई बार आप लोग देखें कोरल ब्रीच के बारे में सुने होंगे कि अगर तेल का घटना ऐसा हो गया तो कोरल ब्रीच है वो भी सूखने लग जाते हैं। तो ये सब सारे चीज़ को रोकने के लिए ये एक्सरसाइज को किया गया है भारतीय कोस्ट गार्ड के द्वारा। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे गरुड़, वरुण, शक्ति, फ्रिंजेस ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। ला पैरेज अभ्यास ये फ्रेंच नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो कि हिंद महासागर में आयोजित किया जाता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल, इंद्र जो है ये भारत और रसिया के बीच होता है। ठीक है, संप्रीति युद्ध अभ्यास बोंगो सागर युद्ध अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। टाइगर ट्रम्प वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास 2022 और अभ्यास तर्कस ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, मालाबार युद्ध अभ्यास ये क्वाड देशों का समूह के द्वारा होता है। क्वाड देशों के समूह के द्वारा, इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल है। 4 देशों के द्वारा मालाबार एक्सरसाइज किया जाता है। इंद्रधनुष और अजय वारियर और कोंकण युद्ध अभ्यास ये तीनों भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच होता है और ये फरवरी में जापान के शिगा प्रांत में आयोजित किया गया था। सैन्य मैत्री भारत और जापान के बीच होता है। जिमेक्स और बीर गार्जियन भी भारत और जापान के बीच होता है। ठीक है, उसके बाद मैत्री युद्ध अभ्यास ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है। दोस्ती युद्ध अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। समुद्र शक्ति 4 मई 2023 में ये बाटम इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। एक्यूवेरिन युद्ध अभ्यास ये भारत और मालदीव के बीच होता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच होता है। डस्टिलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। 4 फरवरी से लेकर मार्च 2023 तक भारत के पिथौरागढ़ में हुआ था जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बाद खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। ऑपरेशन बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच। इसका 13वां संस्करण मार्च 2023 में जोधपुर में हुआ था और यह पहली बार 2005 में हुआ था। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच ही होता है, लेकिन सिटमैक्स जो है ये भारत
सिंगापुर और इसमें थाईलैंड भी इंक्लूडेड है, ये भी याद कर लीजिएगा। ऑसी इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए AIME 2023 ये भारत और आसियान देश के बीच होता है, मई 2023 में सिंगापुर में आयोजित हुआ था। FE इंडेक्स भारत और 21 अफ्रीकी देश के बीच होता है, ये मई 2023 में पुणे में आयोजित हुआ था, पहली बार 2019 में इसका आयोजन हुआ था। पिच ब्लैक ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, 1983 में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाता है। 2022 में भारत ने भी हिस्सा लिया था। मिलान 2022 भारतीय नौसेना द्वारा और 46 देशों के नौसेना द्वारा विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुकाडू युद्ध अभ्यास बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाता है और भारत की तरफ से इसमें INS सतपुड़ा भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद काजिंद युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। इमेक्स जो है ये भारत और म्यांमार के बीच। लामितीय भारत और सेशल्स के बीच। ऑस्ट्रिया हिंद 22 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। बर्मा शील्ड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ब्रिटेन के बीच। नसीम अल बह भारत और ओमान के बीच। साइक्लोन 1 भारत और मिस्र के बीच। अल मोहम्मद अल हिंदी ये भारत और सऊदी अरब के बीच। सेकंड संस्करण इसका मई 2023 में पोर्ट अल जुबैल सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। तो इतने सारे जो आपको एक्सरसाइज कराए हैं इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये ज़रूर ना ज़रूर एक क्वेश्चन तो आपको सही करवा देगा फ्रेंड्स, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें, कमेंट भी करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये 26 नवंबर को ही मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, वर्गीस कुरियन जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जयंती पर, ठीक है ना। और वहाँ पे देखिए श्वेत क्रांति के जनक भी किनको कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही कहा जाता है, ये याद कर लीजिएगा, श्वेत क्रांति के जनक। और अभी हाल ही में इनका निधन भी हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। 26 जनवरी को, सॉरी 26 नवंबर, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उन्हें भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत ये इंडियन डेयरी एसोसिएशन के द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी। भारत में पहला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है ना। कब मनाया गया था पहली बार? 26 नवंबर 2014 को, ठीक है, इन्हीं का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है। और 26 नवंबर को असम के गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 भी प्रदान किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। और इसे पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें कृषि और समृद्ध क्षेत्र का 1/3 हिस्सा शामिल है। इसकी चक्रवृद्धि वृद्धि दर 8% से भी अधिक है। अब दुग्ध उत्पादन के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये याद कर लीजिएगा। और भारत में राजस्थान सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है, ये भी याद कर लीजिएगा। और 1973 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा ये ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया था, ये भी याद कर लीजिएगा, जब सारे किसान लोग जो है अपना दूध जो है वो रोड पे बहा दिए थे। तो ऑपरेशन फ्लड ये श्वेत क्रांति से रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है, ये याद कर लीजिएगा, 1973, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट दिवस नवंबर के। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर, ऑल सेंट्स डे 1 नवंबर, राज्य उत्सव कर्नाटक का राज्य उत्सव 1 नवंबर, ऑल सोल्स डे 2 नवंबर, परुमाला पेरुनलन 2 नवंबर, विश्व जेलीफिश दिवस 3 नवंबर, विश्व सैंडविच दिवस ये भी 3 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये भी 5 नवंबर, राष्ट्रीय नाचोस दिवस 6 नवंबर मनाया जाता है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट यानी कि सीवी रमन जी का जयंती भी 7 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व उपयोगिता दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। युद्ध विराम दिवस
ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व न्यूमोनिया दिवस ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है। इसका विषय है जहाँ भी संभव हो दयालु बने। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह प्रतिवर्ष 9 से 15 नवंबर के बीच मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये 16 नवंबर को ही मनाया जाता है। और दर्शन दिवस भी, विश्व दर्शन दिवस भी 16 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये दोनों 17 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विश्व क्रॉनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दिवस ये भी 17 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मत्स्य पालन दिवस। विश्व टेलीविज़न दिवस ये भी 21 नवंबर को मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे ये 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो ये अभी तक के प्रमुख नवंबर के दिवस है जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे आप बिहार एसएससी ही का एग्जाम क्यों ना दें, वहाँ पे भी ये दिवस से एक क्वेश्चन तो जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं के बीच आपदा जोखिम न्यूनीकरण में रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और ऊर्जा और संसाधन संस्थान के बीच होता है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM के साथ और द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के साथ ये टाई अप किया गया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक स्ट्रेटेजिक क्या बोलते हैं पार्टनरशिप किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा। MOU रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक बनाने और अनुसंधान क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की सुविधाओं के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 22 नवंबर से 24 नवंबर 2023 तक आयोजित 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये 22 नवंबर से 24 नवंबर तक ये 8वां जल शिखर सम्मेलन जो है ये इसका जो उद्घाटन है ये नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नितिन गडकरी भारत के अभी रोड्स एंड हाईवे मिनिस्टर है, सड़क परिवहन मंत्री है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री है। ठीक है ना, उनके द्वारा ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा। नई दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इसका उद्घाटन किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा, और ये 8वां संस्करण था। ठीक है ना। शिखर सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी कि नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा ये इसके लिए किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा। और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन के द्वारा किया गया है। भूमि जल और नदियों के साथ विकास IWIS का विषय था। ये यहाँ पे ये याद कर लीजिएगा, ये थीम है ना, ये थीम है भूमि जल और नदियों के साथ विकास। ठीक है, इसका उद्देश्य है भारत के जल क्षेत्र में गतिशील चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञों, हितधारकों और सरकारी प्रतिनिधियों का भी एक साथ लाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट्स हाईवे मिनिस्टर ये नितिन गडकरी जी के द्वारा यहाँ पे इनोग्रेट किया गया था नई दिल्ली में, ये भी याद कर लीजिएगा। 8वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे RTI अधिनियम से छूट दे दिया है, यानी कि RTI एक्ट से बाहर निकाल दिया है, एग्जेम्प्टेड कर दिया है? तो ये किया गया है कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को सर्ट इनको अधिनियम RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से बाहर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है ना, इसको बाहर निकाल दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने सर्ट इनको RTI अधिनियम से छूट दे दी गई है। केंद्र सरकार ने कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को उन संगठनों की सूची में जोड़ा है जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम से 2005 से छूट दी गई है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 26 अन्य खुफिया और सुरक्षा संगठनों को भी छूट दी गई है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, IT एक्ट 2005, ठीक है। अब यहाँ देखिए भारत कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम 13 का जो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है और ये हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक नोडल एजेंसी है, ठीक है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 2004 को की गई थी और इसकी मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, ये याद कर लीजिएगा 13 का, ठीक है ना। ये हैकिंग और फिशिंग से बचने के लिए एक नोडल एजेंसी है जो कि किसके अंतर्गत काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर कुल 10.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन नंबर ए सिटी बैंक, ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर सी इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही। तो अभी ये सारे बैंक पर RBI के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये 10.34 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है। और फाइन क्यों लगाया जाता है? जब ये लोग जो है RBI का गाइडलाइंस फॉलो नहीं करता है, इसलिए। तो ये सारे बैंक, सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा इस पर फाइन लगाया गया है। RBI की बात करें तो अभी RBI के 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास है और RBI को चेंज मेकर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है, ये याद कर लीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और RBI की स्थापना 1934 का अधिनियम से हुआ है, 1 जनवरी 1935 में हुआ है, ये भी याद कर लीजिएगा। RBI का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिटी बैंक, BOB और IOB पर कुल 10.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ठीक है। और ये मापदंडों के उल्लंघन के लिए इस पर ऐसा काम किया गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए था कि क्योंकि ये सब पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं। हाल ही में लाल ग्रह दिवस 2023 कब मनाया गया? तो देखिए रेड प्लैनेट डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 28 नवंबर रेड प्लैनेट डे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है ना, 28 नवंबर, ठीक है। ये 1964 में मंगल ग्रह पर उतरने वाले पहले विमान मेरिनट 4 के प्रक्षेपण को चिन्हित करने के लिए यह मनाया जाता है। मेरिनट जो 4 अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह के ग्रहों की खोज और वैज्ञानिक अवलोकन को सक्षम करने वाले डेटा एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, यह एक ठंडा और रेतीला रेगिस्तान है। यह पृथ्वी से छोटा है लेकिन इसकी जलवायु लगभग पृथ्वी जैसी ही है। यह सूर्य से चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह पृथ्वी से लगभग इतना किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मंगल पर एक बार में ही सफलता प्राप्त करने वाले वो कौन सा देश है? तो हम लोग अपना खुद भारत है, ये भी याद कर लीजिएगा। मिशन मंगल आप लोग मूवी देखे भी होंगे, है ना। चलिए तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो हमारा पसंद आता है, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।